हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें 1857 का विद्रोह पार्ट 2। यानी कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कि कैसे वो एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था और उसके पीछे मूलभूत कारण क्या थे और प्रमुख सैनिक विद्रोह कैसे कैसे हुए और कहां पर 1857 का विद्रोह किस तरीके से फैल गया और उसको किस तरीके से दबाया गया। यानी कि उसके मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे, जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की, डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब चूंकि एक ही क्लास में इतना लंबा टॉपिक कवर करना थोड़ा मुश्किल था और मैं नहीं चाहता था कि किसी तरीके से जल्दबाजी हो, इसलिए मैंने आज आपके सामने इसका सेकंड पार्ट आपको डिस्कस करने का प्लान किया है, ठीक है ना, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हम इसको कवर कर सकें। तो आज चलिए उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं 1857 का विद्रोह सेकंड पार्ट। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप सभी छात्र जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा इवनिंग बैच लॉन्च हो चुका है, मतलब लॉन्च हो रहा है 10 जून से, यानी कि ये क्लास शुरू हो रही है, यानी कि आज से। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और MK लाइव कोड के माध्यम से इस बैच को आप अभी ले सकते हैं 30,999 रुपए में। और अगर MK लाइव कोड लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ और भी सरप्राइज मिल जाए, कुछ हो सकता है कुछ और भी डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है ना। इसमें सब कुछ है, आपको कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है। यानी फाउंडेशन क्लास, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की क्लास, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मंथली टेस्ट, सब कुछ, इवन बुक्स का कंप्लीट सेट भी इसमें मौजूद है जो आपके लिए टू द पॉइंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और पर्सनल मेंटरशिप नहीं बल्कि डुअल मेंटरशिप, मेरी और एक पर्सनल मेंटर की भी। तो जल्दी कीजिए, इवनिंग बैच शाम को 6 बजे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और किसी तरह कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज होती है तो आप मुझे यहां कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल और मेरा टेलीग्राम नंबर है। MK लाइव कोड लगाएंगे किसी भी कोर्स को परचेज करने में तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, मेरी गाइडेंस तो मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का एक लिंक है, ये बार कोड है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज हम बात कर रहे हैं उसके आगे 1857 के विद्रोह को लेकर के कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, किस तरीके का स्वरूप है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 1857 का विद्रोह तो हो गया, उसका स्वरूप कैसा था। इसको लेकर के विद्वानों में एक अलग अलग मत हैं, विद्वानों में मत भिन्नता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सैनिक विद्रोह था, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम था, जैसा कि वीर सावरकर ने कहा है। कुछ लोगों ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं बल्कि एक, कहा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम की तो कोई अवधारणा ही नहीं थी, बल्कि एक सामान्य सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ एक आपसी लालच का, आपसी जरूरतों का एक विद्रोह था, ठीक है ना। कुछ अंग्रेजों ने तो इसके खिलाफ बहुत ही जहर उगला उसको लेकर के, जैसे कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है। कुछ ने कहा कि यह धर्मांधों और का ईसाइयों के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, ठीक है ना। इस तरह की बातें कही। बात आती है कि यहां पर किस किस ने क्या क्या कहा, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ये देखेंगे तो SN सेन, ये इन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है SN सेन की, जिस इनकी किताब का नाम है 1857। ये उनकी बुक है। सन 1857 के नाम से इनकी किताब है, बुक है। उसमें उन्होंने कहा कि एक संगठित और एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ये एक संगठित और लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ये उन्होंने कहा। ये एक सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। RC मजूमदार, इन्होंने कहा कि ये ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है,
आरसी मजूमदार की। इनकी किताब का नाम है, इनकी बुक लिखना चाहेंगे तो सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इनकी बुक है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये है। ये इन्होंने इसके बारे में बताया। इस किताब में उन्होंने कहा कि ना तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। पहला क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले आपके सैकड़ों किसान आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, आम नागरिकों के विद्रोह और सैनिक विद्रोह हो चुके हैं, तो ये पहला नहीं है। और दूसरा राष्ट्रीय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भारत में नहीं हुआ, सभी वर्गों ने इसमें भागीदारी नहीं की। यह केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक सीमित था और समाज के सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। जमींदार नहीं थे, अधिकांश राजपूताना के राजपूत नहीं थे, पंजाब के बहुत सारे सिख नहीं थे और आपका बुद्धिजीवी वर्ग नहीं था, इवन बहुत बड़ी मात्रा में किसान भी नहीं थे। तो इसको हम राष्ट्रीय नहीं कह सकते। और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों नहीं था स्वतंत्रता संग्राम? क्योंकि स्वतंत्रता के लिए लड़ा ही नहीं गया। ये अपने अपने सेल्फ, जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उनके लिए लड़ रहे थे, अपनी जरूरतों के लिए, अपने लालच के लिए लड़ रहे थे। अगर वो उनको मिल गया होता तो शायद विद्रोह ना करते। इन्हें कहना है कि जैसे नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, स्वतंत्रता के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था। सैनिक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे थे। अगर उनको वो सुविधाएं मिल जाती, उनके साथ भेदभाव थोड़ा कम हो जाता, थोड़ा अच्छा खाना पीना हो जाता, तो वो भी विद्रोह ना करते। उनको धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगाने की छूट मिल जाती तो ना करते, बिल्कुल नहीं करते। ये उनका मानना था। बीडी सावरकर ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम है। और बीडी सावरकर का चर्चा आप जो जानते हो, बहुत बड़ी चर्चा है और इस समय खूब चर्चा में रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उन मुद्दों पर चर्चा आपसे नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि बस उन्होंने पहली बार इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा था और उनकी किताब का नाम है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857। बुक है इनकी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, यह उनकी किताब का नाम है, ठीक है ना। इसमें उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही था, क्योंकि एक समय पर आकर के सबके सब अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। बेशक वो स्टार्टिंग में अपने अपने स्वार्थ के लिए शामिल हुए थे, लेकिन बाद में उनका लक्ष्य बन गया था कि हम इनसे मुक्ति पाएं, इनको हटाएं। अगर ऐसा ना होता, दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली का शासन उनसे ना छीन पाए, ठीक है ना। सब लोग तलवार लेकर के उतरते नहीं। तो बेशक स्टार्टिंग में वो केवल और केवल स्वार्थ के लिए रहा जरूर होगा, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए इसको अपना आंदोलन बना लिया। पूरे अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन बना लिया, यह इनका मानना है। दूसरे एरिक स्टोक्स कहते हैं कि यह चरित्र में अभिजात्य है, क्योंकि इसमें सभी वर्ग नहीं है, किसान नहीं है, दलित वर्ग नहीं है, निम्न जाति के लोग नहीं है, अभी भी बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है। केवल कुछ एक लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल क्लास, जिसको आप कह सकते हैं, जो अपने अपने हितों के लिए इसमें लड़ रही थी, केवल वही लोग शामिल थे। आम जनता इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है ना। टी.आर. होम्स कहते हैं यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है, कि हम लोग यूरोपियन लोग सभ्य हैं और ये बर्बर हैं, हमको हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि ये पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं। जो पुरानी प्राचीन व्यवस्था है भारत में, उसी को वापस लाना चाहते हैं, जबकि दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ चुकी है, तर्क शक्ति की ओर बढ़ चुकी है, मानवतावाद की ओर बढ़ चुकी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ चुकी है, और ये पुरानी उसी व्यवस्थाओं को वापस लाना चाहते हैं जो पुरातन व्यवस्था है। आधुनिक मूल्यों को नहीं लाना चाहते। दैट्स वाई ये बारबरिक हैं और ये सभ्यता के बीच की लड़ाई है, ये उनका मानना है। लॉरेंस और सीले कहते हैं यह केवल सिपाही विद्रोह था, बाकी कुछ लोग तो केवल इसमें नाम मात्र के लिए जुड़ गए थे, बाकी कोई था ही नहीं, बाकी कोई नहीं था।
एल.आर. रीज कहते हैं धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह है, यानी कि हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म के विरुद्ध हैं, क्योंकि उनका मानना था कि चर्बी वाले कारतूस की वजह से अपने धार्मिक प्रतीकों के लिए लड़ रहे थे। अपने जो विदेशों में युद्ध करने जाना होता है उस समय समुद्र यात्रा ना करनी पड़े, धर्म से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए यानी कि धार्मिक मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, इसलिए धर्मांध हैं। और इनका ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह है, वो ईसाइयों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, ये इनका मानना है। और शशि भूषण चौधरी कहते हैं यह सैनिक असैनिक विद्रोह का एक संयोग है, यानी कि भारत में जितने भी सैनिक विद्रोह हुए वो और जितने भी असैनिक विद्रोह हुए, जैसे जनजातीय विद्रोह हैं, किसान विद्रोह हैं और आपके नागरिक विद्रोह हैं, इन सबका एक संयोग है। यानी कि भारत के शोषण, जिस बीज वर्ग का सभी का शोषण किया, उन सबकी अंदर की चिंगारी थी ये, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत में एक चीज समझ लीजिए कि जो भी सैनिक सेना में लड़ रहा था वो वर्दीधारी एक किसान था। उसे पता था कि उसके पिता की हालत उसके घर में क्या है, उसके दादा की हालत उसकी क्या कर रखी है, इसलिए अंदर ही अंदर अपने लिए भी सुविधा नहीं मिल रही और उसके गांव में उसके माता पिता का शोषण हो रहा है, वो अलग है। तो कहीं ना कहीं जब वो छुट्टी पे जाता है, अपने घर परिवार के लोगों की कंडीशन को देखता है, तो अंदर ही अंदर वो उसको चुभता है, और वो अंदर ही अंदर उसके अंदर की भावनाएं थी जो किसी अन्य तरीके से बाहर निकली। तो सैनिक मात्र सैनिक नहीं थे, वो वर्दीधारी किसान थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो कौन थे? वर्दीधारी किसान। और यहां पर अशोक मेहता की जो देखा जाए शशि भूषण चौधरी की जो किताब है, बहुत अच्छी किताब है शशि भूषण चौधरी की, उसको भी आपको याद रखनी चाहिए, सिविल रेवेलियन इन इंडियन म्यूटनीज। सिविल रेवेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, यानी कि भारत के जो सैनिक विद्रोह है, म्यूटनी का मतलब होता है सैन्य विद्रोह, ठीक है ना, उसमें ये नागरिक विद्रोह कैसे है, शशि भूषण चौधरी की किताब है। और एक है जेम्स आउटरमैन टेलर, यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है, यह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था और कुछ नहीं, हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र का परिणाम है। लेकिन अब बात बताइए, क्या यह पहला विद्रोह था? यस, पहला विद्रोह नहीं था। आरसी मजूमदार ने कहा कि यह पहला विद्रोह नहीं था, इससे पहले बहुत सारे नागरिक, किसान, जनजातीय सैन्य विद्रोह हो चुके थे। लेकिन मैं कहता हूं कि विशेष मामले में यह पहला विद्रोह था। सुनिए और समझिए कैसे। इतना विशाल इससे पहले कौन सा विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, इतने बड़े लेवल पर? उनसे सोचिए, कई बड़े शहरों को छीन लिया गया, कई बड़े शहरों से उनकी सत्ता उखाड़ दी गई, जिनको वापस पाने के लिए उन्हें फिर से युद्ध करना पड़ा, नए सिरे से प्रयास करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे भारत को पुनः जीतना पड़ रहा हो। क्या इस मामले में पहला विद्रोह नहीं है? इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा जन भागीदारी, बेशक सभी लोग नहीं हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने लोग कभी एक साथ आए? नहीं आए। दूसरा, राष्ट्रीय नहीं था, मानते हैं ये राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में नहीं था और सभी वर्ग भी इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन पहली बार राष्ट्र की अवधारणा तो यहीं से आई, क्योंकि इनका दुश्मन कौन बन गया? एक अंग्रेज। और इनके खिलाफ हम सब एक होने लगे, चाहे बेशक अलग अलग क्षेत्र के रहे हों, अलग अलग क्षेत्र में रहे हों। हमने मुगल बादशाह को भारत का सम्राट घोषित किया, हिंदुस्तान का, ना कि दिल्ली का। और दूसरा, उसकी पूरी परिषद का गठन किया, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए, प्रशासन के लिए एक परिषद बनाई हमने, ठीक है ना, एक परिषद, 11 सदस्यीय परिषद जो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगी शासन प्रशासन में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक और ध्यान रखिएगा, जब हमारा शत्रु एक हो, हम चाहे बिखरे हुए क्यों ना हो, फिर भी हम भी एक ही माने जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली हम एक राष्ट्र के रूप में शुरुआत कर चुके थे। हमारे 1857 के विद्रोह की शुरुआत बेशक एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर नहीं हुई, एक सैनिक विद्रोह के तौर पर हुई, लेकिन जब अंत हुआ तो हम एक राष्ट्र की परिभाषा के तौर पर शुरुआत कर चुके थे, एक राष्ट्र के रूप में अपना कदम बढ़ा चुके थे। एक चीज। तीसरी बात कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, जैसा आरसी मजूमदार ने कहा, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यह अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे और इनमें से कोई भी स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था।
ये उनका मानना है, बिल्कुल सही है, हो सकता है। लेकिन शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के तुम में थी, शुरुआत अपने अपने हितों के लिए थी, लेकिन अंत में क्या कंडीशन थी? अंत में यही कंडीशन थी कि इनको हिंदुस्तान से बाहर निकालना है, इनसे मुक्ति चाहिए। और मुक्ति को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। बोले अब हमको पेंशन नहीं चाहिए, हमको हमारा राज्य नहीं चाहिए, इनको यहां से हटाना है, संपूर्ण भारत से हटाना है, दुश्मन से मुक्ति चाहिए। और दुश्मन एक है और उनके खिलाफ हम सब एक हैं। अंग्रेज भारत से भगाने का लक्ष्य तय कर लिया गया लास्ट में आकर के। तो ये एक लास्ट में जाकर के क्या बन गया? इस तरह का ये सारी चीजें हो गई। तो ये रहा एक कंसेप्ट। होपफुली कि आप लोगों को इसका स्वरूप समझ में आ गया होगा। क्यों दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं इसकी असफलता के कारण क्या थे। इसकी असफलता के अगर कारणों को हम देखें तो असफलता के कोई एक कारण नहीं है। ये तो मानते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो असफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया। सफल हो गया होता तो 1947 तक की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती आंदोलन करने की, हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाया। नंबर एक, जैसे हम बात करें एकता का अभाव, यानी कि सभी जगह पर एक साथ आंदोलन नहीं हुआ, आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, आपस में कोई लिंक नहीं था, ठीक ना। सब अपने अपने तरीके से विद्रोह कर रहे थे। इसमें एक संगठित संगठन का अभाव, संगठन नहीं था, बिल्कुल भी संगठन नहीं था, कोई संगठित योजना नहीं थी, संगठित योजना नहीं थी, नहीं, ये हम कह सकते हैं। एक कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव। अब खुद सोचिए, बहादुर शाह जफर खुद इतनी उम्र में है, वो क्या नेतृत्व करेंगे? नाना साहब जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, वो क्या आपको गाइड करेंगे? जबकि अंग्रेजों की तरफ एक से बढ़कर एक कुशल सेनापति और कुशल योद्धा हैं। तीसरा चौथा हम कह सकते हैं दूरदर्शिता का अभाव, कि हमने कब्जा तो कर लिया लेकिन अब आगे चलाएंगे कैसे? दूरदर्शिता का अभाव, इसको संरक्षण कैसे करेंगे, किस तरीके से को बचा के रखेंगे? हमने कब्जा तो कर लिया, किस तरह से सारी चीजें होंगी। पांचवा हम कह सकते हैं सीमित संसाधन, हमारे पास संसाधन नहीं है, जो हमने उन लोगों से छीने थे वही हमारे पास है, जबकि अंग्रेजों के पास एक से बढ़कर एक है, ठीक है ना, उनके पास एक से बढ़कर एक है। और अंग्रेजों के पास बेहतरीन हथियार है। और दूसरी बात, अंग्रेजों को जमींदारों का साथ था, जमींदारों का साथ। उन्होंने कहा था कि अगर जमींदार हमारे साथ ना होते तो हमको भागना पड़ता। तो यह एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आंदोलन हमारा असफल हो गया, ठीक है ना। बात आती है कि आंदोलन असफल हो गया, अब इसके परिणाम क्या हुए उसकी हम चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम। देखिए, परिणाम बहुत सिंपल से है। 1858 का एक्ट आया और इसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, और महारानी का शासन शुरू हो गया। महारानी का शासन यानी कि ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट, ये रहा। और इस एक्ट के माध्यम से अब जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, अब वो बन गया आपका वायसराय। और वायसराय अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। पहले गवर्नर जनरल रिपोर्ट करता था, कंपनी के ऑनर्स और डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था, अब ये सीधे संसद को रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। और क्या किया गया आपके, इसके अलावा इंग्लैंड में भारत सचिव और उसकी परिषद बनाई गई,
और उसकी परिषद बनाई गई, जो इंग्लैंड में रह करके भारत के संदर्भ में भारत के वायसराय से रिपोर्ट लेकर के संसद को, महारानी को, महाराजा को देगी। ये तो बदलाव हुए। इसके अलावा भारत में क्या क्या बदलाव हुए, तो भारत में देखेंगे तो भारत में विलय की नीति समाप्त कर दी गई कि ये रहे। साथ के साथ जो गोद लेने का अधिकार है वो दे दिया गया। गोद लेने का अधिकार, यस, अब आप ले सकते हो, जिसकी वजह से विलय किया गया। ये सारी चीजें हो गई। लेकिन यहीं पर एक चीज और हुई, सैन्य पुनर्गठन किया गया। सैन्य पुनर्गठन किया गया। और वो क्या है सैन्य पुनर्गठन? भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी। भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी कर दी गई। जैसे बंगाल में यह रेशियो बना दिया गया 1:2 का, और बंबई में यह रेशियो बना दिया गया 2:5 का। यानी कि कहने का मतलब जहां पर आपके पहले 3 गुना 4 गुना भारतीय सैनिक होते थे और 1 सैनिक अंग्रेज होता था, वहां पर अब केवल 2 रहेंगे सिर्फ। ये सारी चीजें कर दी गई, ठीक है ना। और क्या किया गया इसके साथ में, और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसके तहत सबसे बड़ी चीज आपकी बांटो और राज करो की नीति लागू कर दी गई। बांटो और राज करो की नीति लागू कर दी गई, ठीक है ना। और इस नीति को सेना में भी लागू किया गया। सेना में भी लागू किया गया। कैसे लागू किया गया? इनको जाति के आधार पर बटालियन का निर्माण, राजपूत बटालियन, गोरखा बटालियन, ठीक है ना, सिख रेजिमेंट, इस तरीके से इनको बांट दिया गया, ठीक है ना। दूसरा और क्या किया गया? हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद, हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा कराया गया, उनके बीच भेदभाव करवाया गया। ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो भारतीयों को उच्च पदों पर रोका गया। उच्च पदों पर रोका गया कि उन्हें पदोन्नत नहीं किया जाए, उनको अच्छी जगह पर ना जाने दिया जाए, विशेषकर तोपखाना वगैरह सारी चीजों पर यह सब ना किया जाए। ये सारी चीजें हुई इसके अंतर्गत, ठीक है ना। और तो और इसके बाद में यह कोशिश की गई कि इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों को कम से कम रखा जाए, ठीक है ना। यह सारी चीजें उस समय की गई थी। और देखने के लिए, कहने के लिए कह दिया गया कि अब सभी जनता ब्रिटिश जनता के समान है, अब हम सब समान हैं, सबको मौके मिलेंगे। लेकिन इसने बदलाव कर दिया। ये रहा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ में इस टॉपिक को यहां पर मैं बाइंड अप कर रहा हूं, और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल को दिसंबर तक कंप्लीट कर डालिए। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि 300 प्लस नंबर इतिहास में मैं आपको दिलवा करके रहूंगा, और साथ के साथ जीएस में, जीएस का फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, फोर्थ पेपर, सभी जगह पर इसकी भूमिका है। इतिहास की तो है ही फर्स्ट पेपर में, जीएस के फर्स्ट पेपर में, ठीक है ना। प्लस आपका फर्स्ट पेपर में सोशल डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज, सेकंड पेपर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो सब है। आईआर है, आईआर वर्ड हिस्ट्री से पूरा का पूरा आता है, उसका बैकग्राउंड सब वर्ड हिस्ट्री से ही क्लियर होता है। इथिक्स के 2-2 यूनिट इतिहास से संबंधित हैं। निबंध इसके बिना आप अच्छा लिख नहीं सकते। तो इसके माध्यम से अगर ये आपका मजबूत होता है तो जीएस में भी 5 से 10% नंबर आपके बढ़ने के चांस हो जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, और मेरे साथ रहोगे तो मैं डेफिनेटली इतने नंबर आएंगे,
ठीक है ना। और इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 16 तारीख है, तो जल्दी कीजिए और MK लाइव कोड के माध्यम से इस बैच को 14,999 रुपए में ले लीजिए। हो सकता है कोड डालें तो आपको कुछ और भी सुविधाएं मिल जाए, हो सकता है कम रेट पर भी मिल जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी कीजिए इस बैच को फटाफट। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा इस PPT के लिए। और ये ग्रुप आपका जो MK लाइव कोड है इसको लगाना भूलिएगा मत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।